हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि बेटा आज से हम आरंभ करने वाले हैं नया सत्र 2025-26 के लिए केमिस्ट्री को, और उम्मीद करेंगे कि इस साल आप लोग एक ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल बात सही है। जितना आप लोग अगर हमें साथ और सपोर्ट करोगे, हम वादा कर रहे हैं कि आपको जितना ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा मैटर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमें क्या करना है, एक सपोर्ट देना है, एक सपोर्ट और आप लोगों का एक साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हम बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाएंगे। और जिस केमिस्ट्री के अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को न्यूमेरिकल्स और इसके साथ साथ 2024 के अनसॉल्व्ड पेपर तो करा चुके हैं, 2025 के अनसॉल्व्ड पेपर भी कराएंगे। चिंता ना करिए, बस आप लोग एक लगातार मेहनत और लगन के साथ लग जाइए। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम आपसे कि आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक ईमानदारी से मेहनत करना। और चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 1 और लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है बिलियन। अब इस बिलियन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जाना होगा क्लास 11th की ओर। भाई ये बिलियन चैप्टर आप लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़ के आए होंगे क्लास 11th के अंदर, ठीक है। तो हम वहां से इस टॉपिक की जड़ को लेकर आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस केमिस्ट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों से नॉर्मल लोग पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हम लिख रहे हैं रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। तो भाई कौन है रसायन विज्ञान के जनक? तो यह है एंटोनी लोवेजियर, एंटोनी लोवेजियर। कौन है? एंटोनी लोवेजियर। क्लियर? अगर आपसे यहीं पे फिर कोई और पूछ ले कि भाई फादर, ये हो गए फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे पूछ ले बेटा बताओ ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल कौन है? बर्जीलियस। कौन है? बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। क्लियर? तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा क्लास 11th की ओर जा रहे हैं। आप लोग पढ़ के आए होंगे पदार्थ। किसको पढ़ के आए होंगे? क्लास 11th में आप लोग क्या पढ़ के आए होंगे? पदार्थ। आपसे पूछा गया भैया पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। जो स्थान घेरती हो जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ। इसे किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे वायु, वायु को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका यहाँ पर ये हमारा मार्कर, इसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, स्थान घेर रही है, पुस्तक, ईंट, बोर्ड, ये आपके क्या है? सब के सब पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ का हम क्या करेंगे? वर्गीकरण। पदार्थ का क्या करेंगे? वर्गीकरण। पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बेटा किसके आधार पर? रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है? तो पदार्थ हमारे कितने प्रकार से हो गए? दो प्रकार से वर्गीकरण किया, एक भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पे। अब बात करेंगे भाई भौतिक अवस्था के आधार पे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो आप जो मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ते हो, मुख्यतः आप कितने प्रकार के पढ़ते हो? 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को कितने प्रकार से पढ़ते हो आप बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसके अलावा अन्य भी 2 अवस्थाएं होती हैं।
एक होती है प्लाज्मा अवस्था और दूसरा बोस-आइंस्टीन अवस्था। क्लियर? तो लेकिन मुख्यतः हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गया? नंबर 1 पहला कौन सा हो गया? ठोस। नंबर 2 दूसरा कौन सा हो गया? द्रव। नंबर 3 कौन सा हो गया? गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई बेटा? पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं? मुख्यतः 3 है, वैसे हमारी 5 है। ठीक है, तो कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? इसके अलावा बोस-आइंस्टीन अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, आप लोग क्लास 11th के अंदर इन 2 चैप्टर के बारे में पढ़ के आए होंगे। इन 2 चैप्टर के बारे में, इन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ के आए होंगे। और 11th में बेटा आप लोग गैस को पूर्णतः पढ़ के आए होंगे। द्रव कुछ पार्ट वहां पढ़ के आए, कुछ यहां पढ़ रहे हैं, और वो किसके रूप में पढ़ेंगे? हम बिलियन के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे? बिलियन के रूप में। क्लियर? लेकिन इसके बाद ठोस। ठोस हमारा पहला चैप्टर था, ठोस अवस्था, जिसे अपने जो आपका यूपी बोर्ड से ठोस अवस्था को हटा दिया गया है। अदर स्टेट के अंदर हमारा ये चैप्टर है। क्लियर? इसके बाद हम बेटा यहां पर अब बांटेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पे। रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है शुद्ध पदार्थ। एक कौन सा बांटा गया है? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। एक कौन सा है? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा कौन सा हमारा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। क्लियर? अब बात करेंगे हम शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ भाई अगर जल है, और जल में ही अगर आप जल को डालोगे तो जल कैसा रहेगा? शुद्ध ही रहेगा। ठीक है, जब तक आप जल में कोई अन्य पदार्थ को न मिलाओगे, कोई अन्य पदार्थ को न मिलाओगे, तब तक वह कैसा है? शुद्ध है। और अन्य पदार्थ को मिलाया तो वह क्या बन जाएगा? मिश्रण। क्या बन जाएगा? मिश्रण। और अशुद्ध पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्या बोले बेटा? मिश्रण। क्लियर? अब बात करेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो बांटा गया आपको तत्व के रूप में, और दूसरा कौन सा? यौगिक। दूसरा कौन सा आपका? यौगिक। अब बात करेंगे तत्व। बात करेंगे तत्व, बात करेंगे यौगिक के बारे में कि भाई यौगिक किसे कहेंगे, तत्व किसे कहेंगे। तो एक ही प्रकार के अणुओं एवं परमाणुओं का आपस में मिलना, एक ही प्रकार के अणुओं एवं परमाणुओं का आपस में मिलना, वो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा तत्व। मतलब जो तत्व है वह किससे मिलकर बना है? एक ही प्रकार के अणु एवं परमाणु से। क्लियर? और रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? परमाणु। रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है हमारी कौन हो जाएगी? परमाणु। क्लियर? अब बात करेंगे तत्व के बारे में। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया बेटा यहां पर हाइड्रोजन। उदाहरण में हमारा कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे ये हाइड्रोजन क्या है? आप बोलोगे हाइड्रोजन तो तत्व है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो मिलकर बना है वह हाइड्रोजन के ही अणुओं एवं परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा कार्बन। कार्बन क्या है? आप बोलो एक कार्बन भी तो तत्व है। क्यों? क्यों? कार्बन जो मिलकर बना है वह कार्बन के अणुओं एवं परमाणुओं से मिलकर बना है। उसके बाद नाइट्रोजन, बिल्कुल ये क्या? ये सबके सब तत्व है। और तत्व को 3 प्रकार से बांटा गया। तत्व को कितने प्रकार से बांटा गया? 3। धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। तत्व को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, तत्व को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 धातु, उसके बाद नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 उपधातु। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा बेटा? उपधातु। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल धातु में आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब की सब क्या है? धातुएं हैं। ठीक है? और ये उसके बाद अधातु के रूप में आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये कौन है? हमारी अधातु है।
उसके बाद आप पढ़ोगे उपधातु। उपधातु में हमारा बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि। ये हमारे कौन है? उपधातु। अर्थात टोटल तत्व वर्तमान में जो आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं? टोटल तत्व यानी कुल तत्वों की संख्या 118 है। जो आगे चल के हम जैसे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक भाग में आएंगे, ऑर्गेनिक भाग यानी कार्बनिक रासायनिक के अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत हम कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आपको केमिस्ट्री को, जब हम ऑर्गेनिक भाग सेकंड भाग को पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री की क्लास कम से कम 20 से 25 दिन बिल्कुल बेसिक चलेगी, बिल्कुल जीरो से शिखर तक। तब आपका बेटा ऑर्गेनिक भाग एक मजबूत होगा। ठीक है, तो चिंता ना करिए, एक एक चीज को हम सिखाते रहेंगे। जैसा कि वादा किया आपसे कि बिल्कुल कोचिंग कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बस आप लोग सपोर्ट करते रहना हमें। ठीक है, अब बात करेंगे हम यौगिक की, बात करेंगे यौगिक की। तो यहां पर यौगिक क्या है? तो आप बोलोगे कि हम जैसे हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन को मिला दें, तो आपके दिमाग में आया कि हम ये ऑक्सीजन और हम हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, दो भिन्न भिन्न तत्वों को आपस में मिलाएं। लेकिन मिलना कैसा चाहिए? एक निश्चित अनुपात में। कैसा? एक निश्चित अनुपात में मिला दें। दो भिन्न भिन्न तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में जोड़ देते हैं, तो वह क्या बन जाता है? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा, बेटा क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन गया? H2O। अब ये तत्व नहीं रहा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में गया, क्या बन गया? H2O, और ये क्या बन गया? यौगिक। ये क्या बन गया? यौगिक। जैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों ने आपस में एक निश्चित अनुपात में योग किया, जैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में एक निश्चित अनुपात में योग किया, तो वो क्या बना दिया? वह बना दिया C6H12O6। C6H12O6। तो ये तो ग्लूकोज बन गया, और ये क्या हो गया बेटा? फिर ये हमारा यौगिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यौगिक। तो क्या बताया यौगिक के बारे में? कि जब ये वाले जो तत्व हैं, ये तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पर तत्व और यौगिक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में? अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओगे, और मिलाने पर क्या बनेगा? वह मिश्रण बनेगा। अब यह दो प्रकार का बनेगा। मिश्रण कितने प्रकार का बनेगा? दो प्रकार का बनेगा। एक होगा समांगी मिश्रण, एक कौन सा होगा? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा बेटा कौन सा होगा? विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या बात हुई समांगी और विषमांगी की? कि जैसे ही आपने दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, और मिलाने पर एक पदार्थ, एक अवयव दूसरे अवयव में पूर्णतः घुल जाए, मिल जाए, तो वह कैसा मिश्रण बन जाएगा? समांगी मिश्रण। अर्थात इसके जो कण हैं, उनके कणों को हम आंखों से नहीं देख सके, घुलने के बाद उनके कणों को आंखों से नहीं देख पाए, तो वह कैसा मिश्रण बन गया? समांगी मिश्रण। जैसे जल में आपने किसको मिलाया? चीनी को। तो जल में आप चीनी को मिलाओगे, तो चीनी बिल्कुल क्या हो जाएगी? कुछ समय बाद चीनी के अणु क्या हो जाएंगे? जल में घुल जाएंगे पूर्णतः, और जब पूर्णतः घुल जाएंगे तो जल में हम चीनी के कणों को नहीं देख सकते, तो नहीं देखेंगे, तो यह मिश्रण कैसा बन जाएगा? समांगी मिश्रण। और हमारा विलयन कैसा है? विलयन ये हमारा कैसा है? समांगी मिश्रण। तो हम यहां इस चैप्टर को आरंभ करने के लिए कहां तक आए? यहां तक। अब विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जब बेटा एक अवयव दूसरे अवयव में घुले ना मिले, तो ऐसा मिश्रण क्या बन जाएगा? विषमांगी मिश्रण। जैसे आपने देखा होगा जल में बालू मिला दो, जल में बालू मिलाने पर क्या होगा? कुछ समय बाद जो बालू है वह जल में तली के नीचे कहां हो जाएगी? बैठ जाती है। जल में तली के नीचे क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी।
तो ऐसा मिश्रण क्या होगा, और हम उन बालू के कणों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख भी सकते हैं। तो यह कैसा मिश्रण हो गया, बिस्मांगी मिश्रण। ऐसे दाल में जो कंकड़ होते हैं, दाल में कंकड़, ये भी कैसा उदाहरण है, बिस्मांगी उदाहरण है। क्लियर। तो समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ में घुल जाए, मिल जाए, मिलाने पर घुल जाए, मिल जाए, तो यह कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। और जब मात्रा घुले ना तो कैसा मिश्रण हो जाएगा, बिस्मांगी मिश्रण। अर्थात जो विलयन है, यह विलयन हमारा कैसा मिश्रण है, यह विलयन हमारा समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। क्लियर। अब क्या होगी परिभाषा विलयन की, विलयन की जब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो उनका जो समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण का मतलब एक अवयव दूसरे अवयव में घुल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तो वह कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और वही क्या कहलाएगा, विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है। क्लियर। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे करा रहे हैं। क्लियर। नोट करो बेटा, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन की परिभाषा को। 2023 के सेटों में आपसे विलयन के बारे में पूछा गया है कि विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो कहीं ना कहीं बेटा क्वेश्चंस को हमें एक एक चीज को बहुत फोकस करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगर केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है तो एक एक पॉइंट को आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक। अब बात करेंगे विलयन की। तो अभी हम पढ़ के आए थे समांगी मिश्रण के बारे में। अब देखो यहां पर विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। या इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपने लिया कि जल में आप किसको घोल रहे हो, चीनी को। जल में आपने जैसे ही चीनी को डाला तो जल में चीनी को डालने पर आपने दो पदार्थ लिए, एक जल लिया और एक चीनी लिया, दो पदार्थों को आपने मिश्रण कराया। तो यहां पर तो जल में क्या होगी, आप देखोगे, बोलोगे जल में तो चीनी घुल जाएगी। बिल्कुल, जल में चीनी घुल रही है, मतलब कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले विलयन की, अगर कोई विलयन के बारे में पूछे तो पहले सोचो, उसको बताओ, समझो कि भाई विलयन कहते किसे। तो विलयन है हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ में घुलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो हमने जल में चीनी को घोला, तो आप बोलोगे कुछ समय बाद जल में क्या हो जाएगी, चीनी घुल जाएगी। कुछ समय बाद जल में चीनी के अणु क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो यह कैसा मिश्रण हो गया भाई, समांगी मिश्रण हो गया। और समांगी मिश्रण है तो कौन है, हमारा विलयन है। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखा कि यह विलयन है, यह कितने प्रकार से बना, यह दो से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक से। मतलब आपने इस विलयन को बनाने के लिए एक पदार्थ की मात्रा कम ली होगी और दूसरी पदार्थ की मात्रा ज्यादा ली होगी। मतलब अगर आप बेटा जल को कम रखते, चीनी को ज्यादा रखते, चीनी को कैसा रखते, बहुत ज्यादा रखते, जल को कम रखते, तो क्या बेटा इनका मिश्रण हो पाता, नहीं। तो आपने क्या किया, जल को ज्यादा रखा और चीनी को कैसा रखा, कम रखा, तभी क्या हुई, जल में चीनी के अणु क्या हो पाए, घुल पाए। तो आपने जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में अपेक्षाकृत जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कैसे होगी, कम होगी, उसे क्या बोलते हैं, विलेय। उसे क्या बोलेंगे, विलेय। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक उपस्थित होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कैसे होती है, अधिक उपस्थित होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। चलते हैं पहले परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा हो गई विलयन की, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, विलयन की परिभाषा आपसे बेटा पूछ लिया जा सकता है, वास्तविक विलयन। ठीक है, अब बात करेंगे इसके उदाहरण की कि भाई उदाहरण में हमारा जल में चीनी का मिश्रण, किसका हो जाएगा बेटा? जल में चीनी का मिश्रण। क्लियर? अब बात करेंगे यह विलयन मिलकर बना किससे होता है? तो विलयन मिलकर बना होता है हमारा विलेय और प्लस विलायक। जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाएंगे तो यह क्या बन जाता है? वह बन जाता है हमारा विलयन। क्या बन जाएगा? विलयन। जब आपसे मैंने क्या बताया, जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। अब बात करेंगे विलेय की, बात करेंगे विलायक की। क्लियर? तो विलेय किसे कहेंगे? विलेय तो आपने विलयन को बनाने में जिस पदार्थ की मात्रा कम ली है, जिस पदार्थ की मात्रा कैसे ली है? कम ली है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय। उसे क्या बोलेंगे? विलेय। और बात करेंगे फिर विलायक की, तो इस विलयन को बनाने के लिए आपने जिस पदार्थ की मात्रा अधिक ली है वह क्या कहलाएगा? विलायक। वह क्या कहलाएगा? विलायक। और जब बेटा विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। क्लियर? कम मात्रा विलयन के अंदर उपस्थित विलेय, ज्यादा मात्रा विलयन के अंदर उपस्थित विलायक, और दोनों का मिश्रण क्या बन जाए? दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है, तो आपसे विलेय की परिभाषा भी पूछी गई बेटा। किसकी परिभाषा पूछी गई है? विलेय की परिभाषा। ठीक है, अब चलते हैं विलेय के बारे में। लिखेंगे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्लियर? अब बात करेंगे भाई विलायक की। बात किसकी करेंगे? विलायक की। अब विलायक किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिक उपस्थित होती है, क्या कहलाएगा? विलायक। तो लिखेंगे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक उपस्थित होती है क्या कहलाएगा बेटा? विलायक कहलाता है। क्या कहलाएगा? विलायक कहलाता है। क्लियर? अब बात करेंगे इस उदाहरण में जल तथा चीनी के मिश्रण में भैया कौन विलेय है और कौन विलायक? तो जल तथा चीनी के मिश्रण में, बताओ भाई मिश्रण में कौन विलेय होगा कौन विलायक? आप बोलोगे जल की मात्रा जब ज्यादा होगी
चीनी की मात्रा कम होगी तभी चीनी के अणु जल में घुल पाएंगे, और जब घुलेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, विलयन। जब तक बेटा ये अणु नहीं घुलेंगे तब तक हमारा विलयन नहीं बनेगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है बेटा कि जल तथा चीनी के मिश्रण में आपने जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा वह क्या होगी, विलेय। चीनी की मात्रा क्या होगी, विलेय। तथा जल की जो मात्रा होगी, जल की मात्रा विलायक होगी। कौन होगी, विलायक होगी। उम्मीद होगी कि आप लोगों को बेटा यहां पर समझ में आ गया होगा कि भाई जल की मात्रा अपने अधिक लई मतलब कौन हो गया, विलायक। चीनी की मात्रा आपने बेटा कम ली मतलब कौन हो गया, विलेय। ठीक है। ऐसे हम बेटा एक एग्जांपल और आपसे पूछना चाह रहे हैं, और एग्जांपल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जल में सुक्रोज का मिश्रण, अब जल में ग्लूकोज का मिश्रण, जल में ग्लूकोज का मिश्रण या नमक का मिश्रण, तो आप बोलोगे जल में ग्लूकोज भी घुल जाएगा, सुक्रोज भी घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा। जो मात्रा घुल रही है, जो मात्रा आप कम ले रहे हो, घुल रही है, कम ले रहे हो, वह कौन होगा, विलेय। और जो मात्रा आपने ज्यादा ली है वह कौन हो जाएगा, हमारा विलायक। क्लियर। अब क्या करोगे, अगर आपने दो पदार्थों का आपने समांगी मिश्रण किया, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण किया, तो यह बन जाएगा द्विअंगी विलयन। क्या बन जाएगा, द्विअंगी विलयन। और अगर आपने तीन पदार्थों का क्या किया, समांगी मिश्रण किया, तो यह बन जाएगा त्रिअंगी विलयन। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, वह कौन सा पढ़ना है, द्विअंगी विलयन। क्या पढ़ना है, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे, तो बेटा यहां पर आप लोग ध्यान रखना है, दो पदार्थों का कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो ध्यान रखना, आपसे बेटा कोई पूछ ले, बताओ द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे, द्विअंगी विलयन। तो आप बोलोगे दो पदार्थों का जो मिश्रण होता है वह क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन। तथा तीन पदार्थों का कैसा मिश्रण बेटा, समांगी मिश्रण। तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। लेकिन हम सिलेबस में कौन सा पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है द्विअंगी विलयन, तो हम इसी की चर्चा करेंगे। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार में हम पहला वर्गीकरण करने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं अवयवों की मात्राओं के आधार पर। आपने जो अवयव लिए हैं उन अवयवों की सांद्रता या मात्रा, बात एक ही होगी, इसके आधार पर। तो इसके आधार पे हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। नंबर एक, पहला हम बेटा पढ़ेंगे, नंबर एक पहला पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं तनु विलयन। पहला कौन सा पढ़ेंगे, तनु विलयन। फिर कौन सा पढ़ेंगे भाई, सांद्र विलयन। आपसे पूछा जाए बताओ भाई तनु विलयन किसे कहेंगे, आपसे पूछा जाए बताओ सांद्र विलयन किसे कहेंगे। क्लियर। उसके बाद तीसरा संतृप्त विलयन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चौथा असंतृप्त विलयन, और उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं पांचवा अति संतृप्त विलयन। क्लियर। तो हम कितने प्रकार से बेटा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, हम 5, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और
अति संतृप्त विलयन। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा जो हम समझने वाले हैं, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं, वह हम पहले समझने वाले बेटा तन विलयन और सांद्र विलयन की कहानी को, कि आखिरकार तन विलयन किसे कहेंगे और सांद्र विलयन किसे कहते हैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया बेटा हमने दो ग्लास लिए, दो क्या ले लिए, ग्लास ले लिए। पहला पात्र ये ले लिया और दूसरा पात्र ये ले लिया। हमने दो पात्र लिए, इन दो पात्र के अंदर कौन भरा हुआ है, जल, क्योंकि हमें विलयन बनाना है और आपको पता होना चाहिए जो विलयन हमारा बनता है वह किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक, तभी हमारा क्या बनेगा, विलयन। विलेय प्लस विलायक तभी हमारा कौन बनेगा, विलयन। तो ध्यान रखना है क्योंकि हम यहां पर विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, विलयन के प्रकार। तो हमने दो पात्र लिए, दोनों पात्रों के अंदर हमने किसको भर दिया, जल को भर दिया। क्लियर? अब जल में जो भी मात्रा मिलाएंगे वो किसमें मिलाएंगे, जल में। और तो जल में मिलाएंगे तो जल भाई कैसा होगा, फिर ज्यादा होगा। और इसके अंदर मात्रा मिलाएंगे मतलब वो मात्रा कैसी होगी, घुलेंगी। तो ध्यान रखना जल हमारा कौन हो गया, विलायक। जल हमारा कौन हो गया, विलायक। ये भी जल, ये भी जल, और जल हमारा कौन हो गया, विलायक। अब मुझे क्या करना है, मुझे डालना है इसके अंदर विलेय को। इस पात्र के अंदर किसको डालना है, विलेय को। मान लिया हमने जल लिया, दो पात्र लिए, इन दो पात्रों के अंदर जल भरे हुए हैं और इसके अंदर हमने क्या किया, चीनी को मिलाया। इसके अंदर हमने किसको मिलाया, चीनी को। मैंने पहले वाले जल के अंदर, पहले वाले पात्र और ये दूसरा वाला पात्र, पहले पात्र के अंदर मैंने मान लिया 5 चम्मच चीनी डाली। कितने चम्मच चीनी डाली बेटा, 5 चम्मच चीनी पहले वाले जल के अंदर। फिर दूसरे वाले जल के अंदर, दूसरे वाले जल के अंदर मैंने डाल दी 7 चम्मच चीनी, 7 चम्मच चीनी। क्लियर? पहले वाले पात्र में हमने 5 चम्मच चीनी को जल में डाला, दूसरे वाले पात्र में हमने 7 चम्मच चीनी को डाला। क्लियर? कौन डाली है बेटा, हमने चीनी। तो आप बोलोगे जब चीनी जल में मिलेगी जाके, चीनी जब जल में जाके मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारा, विलयन। तो आपने जल की मात्रा ज्यादा ली है, जल की मात्रा कैसे ली है, ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, विलायक। चीनी की मात्रा कम ली है, कौन होगा, विलेय। और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, विलयन। लेकिन जब आपको हमने पीने के लिए बोला कि भाई इन दोनों पात्र में जो आपने ये विलयन बनाया हुआ है इसको पीजिए, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो पात्र में जो आपने विलयन बनाया है यह विलयन कैसा है, कम मीठा है, और यह वाला जो विलयन है वह कैसा है, अधिक मीठा है। ऐसा कैसे भाई, आपने इसके अंदर 5 चम्मच चीनी डाली थी, इसके अंदर कैसे डाली थी, 7 चम्मच चीनी। तो इसमें आपने क्या किया, विलेय की जो सांद्रता है, विलेय की जो मात्रा है, इसकी तुलना में 2 चम्मच कैसी डाली है, अधिक डाली है। और अधिक डालने की वजह से जो दूसरा वाला पात्र है वह पात्र का विलयन कैसा, अधिक मीठा है। क्लियर? तो यहां पर कहानी यह हुई कि आपने विलयन के इकाई आयतन में जो विलयन बनाया है, इस विलयन के इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा कम ली है, विलयन के इकाई आयतन में विलेय की जिस पदार्थ में विलेय की मात्रा, जिस पदार्थ में विलेय की मात्रा कम ली है वह कैसा हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा तन विलयन। विलयन के इकाई आयतन में विलेय की जो मात्रा है, जिस पदार्थ विलेय की मात्रा जो कम है वह कैसा है, वह हमारा हो जाएगा तन विलयन। और आपने जिस विलयन में आपने विलेय की मात्रा अधिक ली है, विलेय की मात्रा अधिक ली है, वह कैसा हो जाएगा हमारा सांद्र विलयन। वह कैसा हो जाएगा हमारा सांद्र विलयन। यानी 5 चम्मच चीनी वाला जो विलयन है वह हमारा तन विलयन है, कम मीठा है। और जो 7 चम्मच वाला जो आपने 7 चम्मच चीनी वाला जो आपने विलयन बनाया है, चीनी वाला जो विलयन बनाया है वह कैसा, थोड़ा सा अधिक मीठा है, तो वह कैसा होगा, वह हो जाएगा हमारा सांद्र विलयन। क्लियर? तो हम लिखेंगे तन विलयन की परिभाषा, तन
विलयन की परिभाषा। तन विलयन की परिभाषा लिखेंगे, विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में विलय की जो मात्रा है कम उपस्थित हो, क्या कहलाएगा? तन विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? तन विलयन। क्लियर? इसी प्रकार अगला वाला बेटा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन लिखेंगे, विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा अधिक घुली हो या अधिक घुली हो तो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन को। क्लियर? पहले नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन के बारे में। बात करेंगे संतृप्त विलयन की, बात करेंगे असंतृप्त विलयन की और बात करेंगे अतिसंतृप्त विलयन की। इसके अभी एक एग्जांपल देखो, क्या है एग्जांपल? मैंने मान लिया एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है और इसमें आपको किसको घोलने के लिए बोला है? भाई चीनी को घोलने के लिए बोला है। इसके अंदर क्या किसको घोलने के लिए बोला? चीनी को। तो भाई इसकी भी एक लिमिट होगी कि भाई इतने चम्मच चीनी तक यहां पर क्या हो जाएगी, इस पात्र के अंदर इतनी चीनी घुल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। भाई इसकी भी लिमिट होगी। आप क्या करना, एक गिलास लेना और गिलास के अंदर जल रखना और आप उसमें चीनी को घोलना। 1 चम्मच चीनी घोलना, 2 चम्मच चीनी घोलना। एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी जल में घुलना कैसी हो जाएगी? बंद। और कहां बैठना शुरू हो जाएगी? तली के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। देखना बेटा आप इसको प्रैक्टिकल करके। क्लियर? तो आप मान लिया इस पात्र में जल भरा हुआ है और इस जल के अंदर कितनी अधिकतम चम्मच चीनी घुल सकती है? मान लिया 20 चम्मच चीनी तक इस पात्र के अंदर चीनी घुल सकती है। यानी इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 20 चम्मच चीनी तक। आपसे बोला गया कि भाई इसमें अगर हम 15वीं चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या घुलेगी? बिल्कुल घुल जाएगी। आपसे बोले इसके अंदर में 18वीं चम्मच चीनी डालेंगे, वो भी घुल जाएगी। आपसे बोलेंगे मैं 20वीं चम्मच चीनी डालेंगे, वो भी घुल जाएगी। अधिकतम कितनी चम्मच चीनी घुल सकती है इस पात्र के अंदर जो जल भरा हुआ है? इस जल में अधिकतम कितनी चम्मच चीनी घुल सकती है? तो अधिकतम मैंने मान लिया बेटा 20 चम्मच चीनी तक घुल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। पर आपने जैसे ही 21वीं चम्मच चीनी को डाला तो 21वीं चम्मच चीनी को डाला तो चीनी कहां हो जाएगी? इस तली पे नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। पर ध्यान रखना है इस प्रक्रिया में जो तापमान है वह तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर तापमान नहीं बदलना है। स्थिर ताप पर जो विलयन है, इस विलयन में विलय की, क्योंकि विलयन कैसे बना? क्योंकि भाई आप चीनी को घोल रहे हो और चीनी कौन हो जाएगी हमारी? चीनी हमारी हो जाएगी विलय। चीनी हमारी कौन हो जाएगी? विलय। जल हमारा कैसा हो जाएगा? विलायक। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? विलयन। क्लियर? तो परिभाषा क्या दोगे? स्थिर ताप पर विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। अधिकतम मतलब 20 चम्मच चीनी संभव मात्रा घुली हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। जो 20वीं चम्मच चीनी थी वह कौन सा वाला विलयन बन जाएगा? वह बन जाएगा संतृप्त विलयन। क्लियर?
और अब बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है वह संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कैसी घुली हो, कम। मतलब आपने जो 20 चम्मच से कम चीनी जो घुली है, 16, 17, 18, 19, ये सबका सब क्या बन जाएगा, यह सबका सब बन जाएगा असंतृप्त विलयन। और जब आपने बेटा संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा कर दी, संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा कर दी, यानी 21वीं चम्मच चीनी, 22वीं चम्मच चीनी, 23वीं चम्मच चीनी डालना शुरू कर दिया, तो वो घुलेगी नहीं, वो कहां बैठ जाएगी, तली पे नीचे। तो वह कैसा बन जाएगा, अति संतृप्त विलयन। क्लियर, अति संतृप्त विलयन, यानी संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा हो जाए, संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा अगर आप घोल रहे हो तो बन जाएगा अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन से कम मात्रा, विलय की कम मात्रा घुली है, वह क्या बन जाएगा, असंतृप्त विलयन। और अधिकतम संभवी मात्रा घुली हो विलयन में, विलय की, तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है हमारा संतृप्त विलयन। क्लियर, तो लिखेंगे परिभाषा संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन लिखेंगे वह विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। ठीक है, विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है, क्या बन जाएगा, संतृप्त विलयन। अब बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। बात किसकी करेंगे, असंतृप्त विलयन की। तो इसमें लिखेंगे स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम घुली हो, क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर, यानी संतृप्त विलयन से कैसी हो, कम मात्रा, संतृप्त विलयन से कम मात्रा हो, घुली हो, तो वह क्या बन जाएगा, असंतृप्त विलयन। और उसके बाद अगला वाला है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसमें लिखेंगे परिभाषा स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से
अधिक हो, संतृप्त विलयन से कैसी हो, अधिक हो, तो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर। तो ये पहला हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है। पहला वर्गीकरण कौन सा है, अवयवों की मात्राओं के आधार पर। क्लियर, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला वाला जो पढ़ने वाले हैं दूसरा, वो है विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। क्लियर। और कितने प्रकार से बांटा गया है इसको, 3। अभी हम पढ़ के आए हैं कि भौतिक प्रावस्थाएं कितनी होती है, तो आप बोलोगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार से, 3, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर। अब मुझे बनाना है ठोस विलयन, मुझे बनाना है गैसीय विलयन, मुझे बनाना है कैसा विलयन, द्रवीय विलयन। क्लियर। तो नंबर 1, पहला मुझे क्या बनाना है, ठोस विलयन बनाना है। तो ठोस विलयन आप कब बना पाओगे, तो यहां पर ध्यान रखना है, जो विलयन बना होता है, जो विलयन बना होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे विलेय प्लस विलायक। बात सही है कि भाई विलेय प्लस विलायक से। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, अधिक, वह कैसा होता है, विलायक। वह क्या कहलाएगा, विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा बेटा कैसी होती है, कम, वह क्या कहलाएगा, विलेय। ये कहानी क्लियर हुई। क्लियर। अब बात करेंगे, मुझे बनाना है ठोस विलयन। अब ध्यान रखना, भौतिक प्रावस्थाएं कितनी होती है, 3, ठोस, द्रव और गैस। कितनी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे अगर ठोस विलयन बनाना है, मुझे किसको बनाना है, ठोस विलयन को बनाना है, तो ध्यान रखना है, जो आप विलायक लोगे, विलायक बेटा कैसा रखोगे, ठोस। तभी तो बेटा जब ज्यादा मात्रा अगर आप ठोस की रखोगे, तभी आपको कैसा विलयन मिलेगा, ठोस विलयन। कैसा विलयन बनेगा, ठोस विलयन। तो ध्यान रखना, विलायक आप किसको रखोगे, ठोस को। विलायक आप किसको रखोगे, ठोस को। तो फिर विलेय किसको रखोगे, विलेय आप बेटा ठोस भी हो सकता है, ठोस भी रख सकते हो आप। ठीक है। जैसे जिंक प्लस कॉपर, बेटा कैसा विलयन बन जाएगा, ठोस विलयन। पीतल बनेगा, लेकिन बनेगा कैसा, ठोस विलयन। कैसा बनेगा, ठोस विलयन। इसके अंदर कॉपर कितना होता है, 70%, और जिंक कितना होता है, 30%। क्लियर। तो यहां पर जिंक हमारा जो ठोस होगा वो कैसा होगा, कम मात्रा में होगा, और कॉपर हमारा कैसा होगा, अधिक मात्रा में। दोनों है कैसे, ठोस। ठोस भी ले सकते हो बेटा आप, और किसे ले सकते हो आप, द्रव को भी ले सकते हो। आप किसको ले सकते हो, द्रव को, और किसको ले सकते हो आप, गैस को भी। यानी कम, जो कम मात्रा आप लोगे विलेय की, वह कैसे ले सकते हो, ठोस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो, और गैस भी। लेकिन अधिक मात्रा आपको किसकी रखनी है, अधिक मात्रा आपको ठोस की रखनी है। तभी हमारा कैसा विलयन प्राप्त होगा, ठोस विलयन। तभी हमारा कैसा प्राप्त होगा, ठोस विलयन। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा ठोस विलयन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करेंगे गैस विलयन की। गैसीय विलयन। अब मुझे गैस विलयन बनाना है। अब गैस विलयन बनाने के लिए आपसे मैंने बोला कि भाई विलेय किससे मिलकर, जो विलेय प्लस विलायक, तभी क्या बनेगा, विलयन। तो आपको किसकी मात्रा ज्यादा रखनी है, जो मात्रा आपको ज्यादा रखनी है वह कौन होगा, हमारा विलायक। किसकी मात्रा ज्यादा रखोगे, आपको भाई बनाना है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन बनाना है, गैस की मात्रा को अधिक रखना होगा। भाई गैस की मात्रा अधिक रहेगी तो गैस हमारा कौन हो जाएगा, विलायक। कौन हो जाएगा, विलायक। तो फिर भाई विलेय, तो आप H2 में बेटा N2 मिला दो, H2 में N2 मिला दो, तब भी क्या मिलेगी, गैस ही मिलेगी। क्लियर। तो यहां गैस में अगर आपने गैस को मिलाया तब भी गैस मिलेगी। गैस में आप बेटा द्रव को मिला सकते हो, गैस में आप ठोस को मिला सकते हो, पर ध्यान रखना गैसीय विलयन बनाना है तो गैस की मात्रा कैसी रखनी होगी, ज्यादा। जिसका विलयन बनाना है उसकी मात्रा को आपको कैसा रखना होगा, ज्यादा। क्लियर। तो फिर यहां पर ध्यान रखना, विलेय आप किसको ले सकते हो, तो विलेय आप ले सकते हो बेटा, ठोस भी हो सकता है, विलेय ले सकते हो आप।
ठोस के बाद द्रव भी ले सकते हो और कौन सा ले सकते हो, गैस, यानी कम मात्रा किसकी ले सकते हो, ठोस की भी ले सकते हो, द्रव की भी ले सकते हो, गैस की भी, तभी हमारा कैसा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। क्लियर। इसके बाद अगर मुझे बनाना है, मुझे किसको बनाना है, मुझे बनाना है द्रव विलयन, मुझे किसको बनाना है, द्रव विलयन। अब द्रव विलयन बनाना है तो भाई अब मुझे क्या करना है, द्रव विलयन मतलब जो हमारा विलयन बने वो कैसी अवस्था बने, द्रव की अवस्था बने। और द्रव की अवस्था तभी बनेगा जब आप बेटा द्रव को ज्यादा रखोगे, द्रव को ज्यादा रखोगे तो विलायक हमारा कौन हो जाएगा, आप बोलोगे विलायक तो हमारा द्रव हो गया। क्लियर। अब जैसे जल, और जल में आपने बेटा चीनी को मिला दिया, जल में आपने किसको मिला दिया, चीनी को, तो जल तो हमारा कैसा हो गया, जल हमारा द्रव है और जो चीनी है, चीनी हमारी ठोस है, और ठोस है तो आप बेटा ध्यान रखना है कि द्रव के अंदर जो भी मात्रा मिलाओ, चाहे ठोस की मिलाओ, चाहे गैस की मिलाओ, चाहे द्रव की मिलाओ, पर ध्यान रखना है जो विलायक रहेगा वो कैसा रहेगा, द्रव। तो ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर ध्यान रखना, विलय आप कौन सा ले सकते हो, ठोस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो। क्लियर। तो विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से, ठोस विलयन, गैस विलयन और द्रव विलयन। मुझे ठोस विलयन बनाना है तो ठोस की मात्रा अधिक रखनी है, अर्थात विलायक हमारा ठोस, तो फिर विलय हमारा आप ठोस भी ले सकते हो, विलय द्रव भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो। ठीक है। मुझे बनाना है गैसी विलयन, तो गैसी विलयन बनाने के लिए गैस की मात्रा अधिक लो, तो गैस की मात्रा अधिक लोगे, गैस विलायक हो गया। फिर भाई इसके अंदर मिलाओगे कैसे, आप ठोस भी मिला सकते हो, आप गैस भी मिला सकते हो, आप इसको द्रव भी मिला सकते हो, मतलब विलय की मात्रा कोई भी ले सकते हो उन तीनों में से। मुझे बनाना है द्रव विलयन, तो भाई द्रव की मात्रा कैसी रखोगे, अधिक रखोगे, और जब द्रव की मात्रा अधिक रखोगे तो विलायक कौन हो जाएगा, द्रव। विलय द्रव के अंदर किसको मिला सकते हो, ठोस भी मिला सकते हो, गैस भी मिला सकते हो और द्रव भी मिला सकते हो। उम्मीद है ये भी परिकड़ आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम नंबर तीसरा परिकड़ पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं अवयवों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। कितने प्रकार से बेटा, 9 प्रकार से, अवयवों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। क्लियर। अब एक चीज बताओ, भौतिक प्रावस्थाएं कितनी होती है, आप बोलोगे 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस मुख्यतः होती है बेटा, जिन्हें हम बेटा मुख्यतः पढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, इनसे 9 प्रकार बेटा पढ़ने वाले। कैसे, आप ठोस में किसको मिला सकते हो, ठोस को, ठोस में किसको मिला सकते हो, द्रव को, ठोस में किसको मिला सकते हो, गैस को। पर ध्यान रखना है जिस मात्रा को आप मिला रहे हो, विलय किसमें मिला रहे हो, विलायक, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन। जिस मात्रा को आप मिला रहे हो, विलय किस में मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो, विलायक, और दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, विलयन। क्लियर। इसी प्रकार द्रव को आप ठोस में मिला सकते हो, द्रव को द्रव में मिला सकते हो, द्रव को गैस में। ऐसे गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, और गैस को किसमें मिला सकते हो, गैस में। टोटल कितने प्रकार से बेटा, 9 प्रकार से। क्लियर। तो मैं इधर रखेंगे विलय, इधर किसको रखेंगे, विलय को, जो मात्रा आपने कम ले रहे हैं। उसके बाद फिर कौन होगा, इधर रखेंगे विलायक, जिसकी मात्रा कैसी होगी, ज्यादा। और उसके बाद यहां किसको रखेंगे, उदाहरण, यहां किसको रखेंगे, उदाहरण। क्लियर। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। 9 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला आपको, जो आपने बेटा विलय लिया है, विलय, विलय लिया है ठोस, और ठोस को किसमें मिला रहे हो, ठोस में। ठोस को किसमें मिला रहे हो, ठोस में। क्लियर। उसके बाद दूसरा बेटा, ठोस में, ठोस में आपने किसको मिलाया, ठोस को, ठोस में आप किसको मिला रहे हो, द्रव को, और ठोस में ही आप किसको मिलाओगे, ठोस में मिलाओगे गैस को, ठोस में किसको मिलाओगे, गैस को। ये कम मात्राएं हैं, सबकी सब किसमें घोली है, ठोस के अंदर। तो ये सब विलय, और ये जिसमें घोल रहे बेटा वो कौन हो जाएगा, विलायक। एक एग्जांपल बताओ भाई, ठोस में ठोस को, जब ठोस में आप ठोस बोलोगे तो बेटा ठोस ही प्राप्त होगा। उदाहरण आपका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक
दोनों मिलकर बेटा क्या बना देंगे, पीतल। और पीतल हमारी बेटा कैसी होगी, ठोस। पीतल हमारी कैसी होगी, ठोस। तो यहां पर जो कॉपर हमने बताया 70% और जिंक हमारा 30%, और बेटा इस रेशियो में आप मिलाओगे क्या बनेगा, आपका पीतल बन जाएगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण। दूसरा, ठोस में आप किसको मिलाओगे, द्रव को। ठोस के अंदर किसको मिलाओगे, ठोस के अंदर द्रव को मिलाओगे तो ठोस हमारा सोना हो गया, और सोने में क्या, पारा। पारा मतलब मरकरी। तो मरकरी हमारी कैसी अवस्था में होती है, मरकरी हमारी कैसी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। एक ऐसी धातु, एक ऐसी धातु जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है बेटा, वो मरकरी। कौन सी है वो, मरकरी Hg, पारा। क्लियर। और अगर बात करते हैं यहीं पे अधात की, अधात कौन हो जाएगी हमारी, ब्रोमीन। तो ये अधात के रूप में कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधात के रूप में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन है, और धातु हमारी कौन सी हो जाएगी, मरकरी हो जाएगी। क्लियर। और सोना हमारा कैसा होता है, ठोस। तो सोने में किसको है मिलाया, मरकरी को। किसको, मरकरी को। ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा है ठोस में किसको मिला रहे हैं, गैस को। ठोस में गैस को मिला रहे हैं, और ठोस हमारा कौन सा है, ठोस हमारा पैलेडियम धातु है। ठोस हमारा कौन है, पैलेडियम। और पैलेडियम धातु में किसको मिलाएंगे, H2 गैस। जो धातु पैलेडियम धातु है, इस पैलेडियम धातु में किसको मिला रहे हैं, H2 गैस को। तो ये तीन एग्जांपल किसके हो गए, ठोस के। ठोस में जब आपने ठोस को मिलाया, ठोस ही बना, कॉपर प्लस जिंक बराबर क्या बने, पीतल। ठोस में आपने किसको मिलाया, द्रव को। तो ठोस हमारा कौन है, सोना, और सोने में आपने किसको मिला दिया, पारे को। ठीक है। ठोस में आपने किसको मिलाया, गैस को, और ठोस हमारा कौन है, पैलेडियम धातु, और इसमें किसको, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है। आपको और भी एग्जांपल आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा आपके बेटा, बस माइंड चलाना है कि आपको बेटा कौन कौन से एग्जांपल इसके अंदर लेने हैं। ठीक है। चौथा हम पढ़ने वाले हैं, अब हम बेटा द्रव की कहानी। द्रव में हम मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे ठोस को, द्रव में मिलाएंगे द्रव को, और द्रव में हम मिलाएंगे गैस को। द्रव में ठोस को, द्रव में द्रव को, द्रव में गैस को। अब बात करेंगे द्रव में ठोस। भाई बिल्कुल, पानी आपका कैसा है, द्रव, और इसके अंदर किसको डाल रहे हो, चीनी को। किसको डाल रहे हो, चीनी को डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, कैसा है, ठोस है। क्लियर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल तथा चीनी का मिश्रण, नमक का मिश्रण। क्लियर। जल हमारा कौन सा है, ज्यादा है, जल में आप मिलाओगे चीनी को, चीनी हमारी कैसी हो जाएगी, कम, और चीनी हमारी कैसी है, ठोस। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल, द्रव में द्रव, तो आप बेटा अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण। तो यहां पर ध्यान रखना है, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण। बेटा अल्कोहल में किसको मिला के पिया जाता है, जल को। अल्कोहल में किसको डालते हैं, जल को, और वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल में जल का मिश्रण। क्लियर। उसके बाद द्रव में हम किसको मिलाएंगे, गैस को। तो द्रव हमारा जल, और जल में बेटा हम किसको मिला दें, जल प्लस CO2। जल में हम किसको मिला दें, CO2 को, तो क्या बन जाता है, सोडा वाटर। क्या बन जाएगा ये, सोडा वाटर। जल की मात्रा अधिक होगी, और इसमें किसको मिला रहे हैं हम, CO2 को। तो जल प्लस CO2 बराबर क्या बन जाएगा, सोडा वाटर। क्लियर। अब बात करेंगे, 6 हो गए। अब सातवीं कहानी बात कर रहे हैं। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, गैस। गैस में मिलाएंगे किसको, ठोस को। फिर गैस में मिलाएंगे हम बेटा किसको, द्रव को। और नौवां, गैस में हम मिलाएंगे गैस को।
क्लियर। अब इनके एग्जांपल देख लो। गैस में ठोस, गैस में ठोस। तो आप लोग बेटा जब हवन सामग्री में डालते हैं, हवन सामग्री में क्या होता है, कपूर होता है। और कपूर कैसा होता है, ठोस। और इसे किस में डालते हैं, आग में। और आग हमारी क्या है, वायु तो है। आग हमारी क्या है, वायु तो है। तो यहां पर लिखेंगे आग में कपूर, आग यानी कोष्टक में वायु में कौन हो जाएगा, कपूर, वायु में कपूर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब बात करेंगे गैस में द्रव को। गैस में द्रव कैसे होगा, आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में कोहरा, सर्दियों में कैसा होता है, कोहरा। और वो कोहरा कैसा होता है, पानी की अवस्था में तो होगा। कैसा होता है, पानी की अवस्था में होगा। और वो किसमें होता है, वायुमंडल में तो होता है। तो वायुमंडल तो बहुत बड़ा है। और उस वायुमंडल में कौन, कोहरा। तो यानी वायु में कौन है, नमी। वायु में नमी, वायु में नमी कौन हो जाएगा, गैस में द्रव हो जाएगा। उसका उदाहरण, अब गैस में गैस यानी N2 प्लस H2 कौन सी गैस बन जाएगी बेटा, NH3। अमोनिया गैस कौन सी गैस बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी। क्लियर। और है ये भी क्या, गैस में जब आप गैस को मिलाओगे, वायु में वायु को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, वायु मिलेगा, गैस ही मिलेगी। क्लियर। तो ये सब के सब हमारे कौन थे, विलयन के प्रकार। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आई होगी। बस आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आप जितना सपोर्ट करोगे, हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम कहीं भी आपको कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपना एक नया पैटर्न बनाएंगे। यहां ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमको करवाने हैं। और इसके बाद अब आपके सामने आएगी फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल। ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।